हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं UT5। तो बिना टाइम गवाए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। यहाँ पर अपने पास पूछा है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन विल बी। 0.1 m जलीय ग्लूकोज विलयन में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले मोलालिटी आपको गिवन है ना। मोलालिटी हिंदी में बोले तो मोललता, वो 0.1 m हमारे पास गिवन है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? क्या अपन इसको ये बोल सकते हैं 0.1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कौन है? ग्लूकोज है। तो हमने सॉल्यूट के जो मोल ले लिए वो ले लिए 0.1 मोल, और सॉल्वेंट जो हमारे पास हो गया वो हो गया 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज है तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 180। तो दैट विल बी व्हाट? 18 ग्राम। ये हमारे पास सॉल्यूट आ गया। सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया? 1000 ग्राम। तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1018 ग्राम। तो मास परसेंट अगर अपन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो दैट विल बी व्हाट? 18 अपॉन 1018 इंटू 100। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1.76%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा? सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को अपन देख लेते हैं। इसमें अपने को स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट से अपने से पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। मोल फ्रैक्शन जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, उसमें अपने पास वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता। दूसरा अगर अपन बात करेंगे अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लाउट फ्लो, ये भी सही है। क्लोरोफॉर्म जब भी किसी भी सॉल्वेंट किसी और लिक्विड के साथ कंबाइन होता है तो हमेशा वो नेगेटिव डेविएशन बनाता है, सिवाय एक के। कौन? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ वो पॉजिटिव डेविएशन बनाता है, बट यहाँ पर अपने पास क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ बना रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर होगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस विलयन में निश्चित ताप और दाब पर और अधिक विलयन नहीं घोल सकता वह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यही होता है कि जब अपन फिर सॉल्यूट अपन फर्दर ऐड ना कर पाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट A B C D सारे ही करेक्ट है। तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें अपन देखते हैं व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इफ 200 ml ऑफ 0.2 m CaCl2 इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन। यदि 200 ml 0.2 m CaCl2 को 300 ml 0.1 m NaCl विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्लोराइड आयनों की सांद्रता क्या होगी? तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर अपने को क्लोराइड आयन के जो दोनों तरफ से मोल्स आ रहे हैं वो निकालना पड़ेंगे, क्योंकि CaCl2 में भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और NaCl में भी कौन है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करें? पहले मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन निकाल लेते हैं। किसके अंदर? CaCl2 में। वो कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू 2। नंबर ऑफ आयन्स अपने पास जो है दैट विल बी व्हाट? 0.4 m। ये क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई CaCl2 में। अगर अपन NaCl के अंदर बात करेंगे क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन तो वो कितनी हो जाएगी? 0.1 इंटू 1, दैट विल बी 0.1 मोलर। अब इसका जो वॉल्यूम ले रखा है वो अपन ने कितना ले रखा है? वो अपन ने ले रखा है 200 ml। इसका जो वॉल्यूम ले रखा है वो अपन ने कितना ले रखा है? वो ले रखा है 300 ml। तो भैया अपने पास CaCl2 से आने वाले क्लोराइड आयन के मोल कितने आ जाएंगे? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, यही करते हैं हम। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा बताइए? 0.4 इंटू 200 बटे 1000, ठीक है। फिर अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर NaCl से आने वाले क्लोराइड आयनों का मोल्स, वो कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू 300 बटे 1000, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे क्लोराइड आयन टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दें तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 80/1000 प्लस ये अपने पास कितना हो जाएगा? 30/1000। तो क्लोराइड आयन हमारे पास कितने आ गए टोटल? इनके मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 110 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। तो 11/100 ये तो हमारे पास क्या आ गए? मोल आ गए। टोटल वॉल्यूम हमारे पास जो सॉल्यूशन का था वो कितना था? वो हो गया 500 ml, ठीक। तो अगर मोलारिटी अपन निकालते हैं
तो वो कितना हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22/100 या बोले तो 11/50 मोलर, ठीक। तो 11/50 मोलर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अज्यूम 100% डिसोसिएशन। कौन सा विलयन क्वथनांक में अधिकतम उन्नयन प्रदर्शित करता है, राइट। 100% अपने पास जो वियोजन हो रहा है, तो अगर अपने पास अल्फा 100% है तो हमेशा ध्यान रखना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I इंटू एम के प्रोडक्ट के, मोलैरिटी इंटू जो आपके पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले में अपने पास I इंटू एम की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहां पर अपने पास आ जाएगी 0.1 इंटू 2, यहां पर अपने पास आ जाएगी 0.2 इंटू 1, क्योंकि एन फैक्टर अपने पास कितना रहता है 1, ठीक है, I फैक्टर सॉरी। यहां पर अगर अपन बात करेंगे थर्ड में तो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 5 दैट इज 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 3, तो अपने पास कितना आ जाएगा ये 0.6। तो यहां पर अगर अपन से पूछा जाए ये अपने पास 0.5 इधर 0.6 इधर अपने पास कितना आ रहा था 0.2 इधर आ रहा था अपने पास कितना 0.2, तो अपने से पूछा है कि अपने पास लार्जेस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं कि भैया ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है, तो इसका मतलब जिसमें सीपी की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा। तो बताओ जरा हमारे पास कौन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 की, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन हैज 39.52 mm Hg वेपर प्रेशर एट 300 Kelvin. The pressure of the pure benzene is 50.71 mm of Hg. If the mole fraction of the toluene in the solution is 0.6, then its vapor pressure in the pure state will be 300 केल्विन पर बेंजीन और टोल्यूइन के मिश्रण का वाष्प दाब 39.52 mm of Hg है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 50.71 mm of Hg है। यदि विलयन में टोल्यूइन का मोल प्रभाव 0.6 है तो शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब होगा। तो आपके पास क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है PS वो क्या होता है P0A प्लस P0B यही होता है। तो अगर अपन बात करें P0 बेंजीन को अपन P0B लिख देते हैं और टोल्यूइन को अपन P0T लिख देते हैं। तो बताइए जरा अपने पास सॉल्यूशन जो दे रखा है उसका अपने पास वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 39.52, ठीक है। और जो अपने पास बेंजीन है उसका अपने पास वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में किसका निकालना है, हमें टोल्यूइन का निकालना है, राइट। तो हमें बेंजीन का दे रखा है 50.71 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। अब देखो टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है कितना 0.6, तो भैया बेंजीन का कितना हो जाएगा सीधा 0.4 प्लस जो टोल्यूइन है उसका अपने पास वेपर प्रेशर प्योर का निकालना है और मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है उसका 0.6, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन पीटी निकाल लें तो 39.52 माइनस 50.71 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, ठीक है। तो पीटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 32.06 mm ऑफ Hg। तो टोल्यूइन का हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा प्योर स्टेट के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं जरा, स्टेटमेंट व्हेन द सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। अगर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होता है तो इसका मतलब वहां पर अपने पास क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग अपने पास क्या हो जाएगी, लोअर टेम्परेचर पे होगी। तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाते हैं, राइट। यहाँ पर अपने को क्या बोल रखा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 क्या दे रखा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। नाइट्रिक सॉल्यूशन का जो अपने पास सॉल्यूशन होता है एक्वा सॉल्यूशन, वो हमेशा अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। इसका मतलब वहां पर वो नेगेटिव डेविएशन बनाएगा। अब अगर नेगेटिव डेविएशन वो बनाएगा तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, अगर अपन देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास क्या दे रखा है, 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड HA अंडरगोज 40% डिसोसिएशन, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी केबी ऑफ वाटर अपने को दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यदि दुर्बल एकल क्षारकीय अम्ल HA के 0.2 मोलर जलीय विलयन का 40% वियोजन होता है तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा, राइट। केबी का आपने को वैल्यू दे रखी है, तो मोलालिटी हमारे पास दे रखी है कितनी 0.2, राइट। अब अपने पास जो HA है अगर इसको डिसोसिएट अपन करें तो H प्लस प्लस A माइनस ये अपने पास होगा, राइट। अगर अपने पास डिसोसिएशन ये हो रहा है इतना तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, राइट। तो अगर अपन यहाँ पर निकालेंगे n की वैल्यू तो n वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो गई, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा 0.4, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.4 दैट इज व्हाट 1.4। अब अगर अपन को निकालना है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेल्टा टी बी पहले निकालना पड़ेगा, तो I इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टी बी की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 1.4 इंटू 0.52 इंटू मोलालिटी कितनी दे रखी है अपने को 0.2, ठीक। अगर अपन ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास जो आएगी निकल के वो कितनी आ जाएगी 0.14 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी। लेकिन अपन से डेल्टा टी बी नहीं पूछा, हमसे टी बी पूछा है। डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट भी अपने पास एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर है, तो भैया कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हमारे पास टी बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 100 प्लस 0.14 डिग्री सेल्सियस, तो 100.14 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 5% weight by volume solution of a urea is isotonic with 2% weight by volume solution of a non-electrolyte substance. Then the molar mass of solution. यूरिया का 5% भार आयतन प्रतिशत विलयन एक विद्युत अनअपघटीय पदार्थ के 2% विलयन के साथ समपरासरी है, तब पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। यूरिया के लिए अपने पास वॉन्डा फैक्टर कितना होगा 1, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए भी वैंडो फैक्टर अपने पास क्या लेंगे 1 लेंगे। इसका मतलब जो अपने पास अगर आइसोटोनिक है इसका मतलब पाई 1 बराबर क्या होगा पाई 2। अब एक बात बताइए, टेम्परेचर अपने पास कंडीशन क्या रहती है सेम, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी C1 बराबर क्या हो जाएगी C2, ये मोलारिटी के टर्म में होती है। तो मोलारिटी अगर अपन निकालेंगे तो क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, राइट। दूसरा अपने पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा है यहाँ पर, मोलर मास पूछा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, इंटू अपने पास अपॉन में क्या आ जाएगा 60। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है 2 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ जो अपने पास अननोन सब्सटेंस है उसे अपन ने चलो x मान लिया, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कटा, ये 60 है, तो अगर अपने पास उधर गया 2 इंटू 60 बटे 5, ठीक, तो 12 पंजे कितना होते हैं 60, तो अपने पास कितना आ गया 24 ग्राम पर मोल। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इफ द 0.1 m aqua solution of the calcium phosphate is 80% dissociate then the freezing point of the solution will be। यदि कैल्शियम फॉस्फेट का 0.1 m जलीय विलयन 80% वियोजित होता है तो विलयन का हिमांक कितना होगा, केएफ का मान अपने को दे रखा है, ठीक है। तो चलो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे मोलालिटी कितनी दे रखी है 0.1 m, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगर अपन बात करें ये Ca2 प्लस और PO4 3 माइनस, इसमें डिसोसिएट होगा, बैलेंस करें इक्वेशन को, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे I तो कितना आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4 इंटू अपने पास कितना 0.8, तो I वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौक कितना होता है अपने पास 32, तो अपने पास 3.2, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 4.2, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे आपके पास पूछा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेल्टा TF ये बराबर क्या होता है I इंटू KF इंटू M, ठीक है। तो I वैल्यू 4.2, KF अपने पास 1.86 एंड मोलालिटी अपने पास कितनी दे रखी है, मोलालिटी अपने पास दे रखी है 0.1, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.78 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा TF की वैल्यू आई, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे निकालेंगे TF तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जो आएगा वैल्यू वो आएगा T0F माइनस डेल्टा TF, यही वैल्यू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 0 माइनस 0.78 डिग्री सेल्सियस,
तो दैट विल कम आउट टू बी माइनस का 0.78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। हाफ लाइफ टाइम आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 25 मिनट्स। ठीक, और T99% आपको पूछा गया है। तो देखो सीधा सीधा रिलेशन जो हमने डिराइव कर रखा है वो ये है, वो कितना है 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये T99% के अपने पास क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे आपके पास T99% ये वैल्यू अपने को निकालनी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे सीधा सीधा, तो आपका काम जो हो जाएगा वो जल्दी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 166.16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A3 गिव्स 3A2 इज गिवन बिलो। एक काल्पनिक अभिक्रिया 2A3 गिव्स 3A2 की क्रियाविधि नीचे दी गई है। पहली स्टेप आपको दे रखी है A3 गिव्स A2 प्लस A फास्ट स्टेप, A3 प्लस A गिव्स 2A2 स्लो स्टेप, देन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो अपन क्या मान लें यहाँ पर K, और उसमें जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं? वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आते हैं। इनकी पावर क्या हो जाएगी? इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। सेकंड स्टेप से अपन ने यहाँ पे ये निकाला। अगर आप देखेंगे मेन रिएक्शन वहाँ पे A3 है, वहाँ पे A2 है, वहाँ पे A नहीं है। A अपने पास क्या हो गया? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो A को अपने को क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम स्टेप 1 एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, स्टेप 1 के लिए अगर अपन K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा? A2 इंटू A अपॉन A3। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन ने A की वैल्यू निकाली तो कितना हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम इंटू A3 अपॉन A2। तो यहाँ से अगर अपन ने A की वैल्यू पुट कर दी इस एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हमारे पास थी, K इंटू A3 की पावर 1, और इंटू में क्या आ जाएगा? K इक्विलिब्रियम A3 इंटू A2 की पावर कितनी? -1। तो A3 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये तो अपन एक नया कांस्टेंट नाम दे देते, तो A3 की पावर हो जाएगी 2 और A2 की पावर कितना हो जाएगा? -1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है हमारे पास? तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 1, 2 - 1 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में हमारे पास दे रखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में अभिकारकों को उत्प्रेरित कर सकती है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो भैया ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर अपन बात करें एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो अपने पास होती है, वो एंजाइम में भी क्या होता है? एक थोड़ा सा अमाउंट अपन डाल देते हैं एंड उसके अंदर अपने पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। या फिर अपनी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सारी की सारी एंजाइम के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक, नॉर्मली अगर अपन कैटालिस्ट डालते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने को डालना नहीं पड़ता, वो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट अपने को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थोड़ा अमाउंट अपन डालेंगे तो अपनी जो रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो कभी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है ना, रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद आपको वापस वो एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड स्टेटमेंट की अपन बात करें अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो बिल्कुल सही बात है ये। गिब्स एनर्जी चेंज अपने पास कैटलिस्ट चेंज नहीं करता, क्योंकि रिएक्टेंट जो अपने पास था, प्रोडक्ट जो अपने पास था, वो हमारे पास क्या रहता है? वो तो अपने पास सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब जो अपने पास उनका एनर्जी कंटेंट है वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर अपन वहाँ पर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा एस वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, डेल्टा H वैल्यू भी चेंज नहीं होती, वो रिएक्शन की फिक्स रहती है, राइट। कैटलिस्ट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डेल्टा जी भी क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है कैटलिस्ट कैटलाइजेस बोथ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये गलत हो गया। क्या कैटलिस्ट कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अगर हो ही नहीं रही, क्या उसको है ना वो कैटलाइज कर सकता है? नहीं, कैटलिस्ट कभी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, वो केवल रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है आपकी। ठीक है, वो कैटलाइज करता है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये अपने पास करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपने को दिख रहा है, 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे 82 नंबर, इसमें क्या दे रखा है आपके पास? एक बैलेंस इक्वेशन दे रखी है BrO3 माइनस 5Br माइनस 6H प्लस गिव्स Br2 लिक्विड प्लस 3H2। If rate of disappearance of Br minus in is 4.5 into 10⁻³ mole per liter per second, then the rate of appearance of Br2। तो बेटा अगर अपन यहाँ पे देखेंगे Br माइनस इसकी रेट अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट, Br2 की रेट अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है,
क्योंकि इंडिविजुअल रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अगर अपने को रेट को इक्वल करना होता है तो उनकी रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपस में क्या होता है, इक्वल। तो Br माइनस की रेट हमारे पास कितनी आ गई, 4.5 इंटू 10⁻⁻3, डिवीजन में अपने पास कितना आ गया 5, और 1/3 इंटू रेट ऑफ Br2, ठीक है ना। तो अगर अपन Br2 की बात करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी ये 0.9, और इसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास आ जाएगा कितना 2.7 इंटू 10⁻⁻3, राइट। और जो यूनिट हमारे पास आएगी वो अपने पास आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन अपने से मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, when the temperature of reaction is increased from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius, the rate of reaction is doubled, then the energy of activation for the reaction। एक अभिक्रिया के लिए ताप में 27 डिग्री से 30 डिग्री तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा। तो अगर अपन बात करें Ln के टर्म में है तो अपन Ln के टर्म में लिखते हैं Ln K2/K1। अगर अपन बात करेंगे तो वो अपने पास कितना होता है, EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, राइट। तो ये वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है कि भाई रेट अपने पास डबल हो गई। तो अगर रेट डबल हो गई तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2, ठीक है। EA/R ये अपने पास एज इट इज जाएगा। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो भैया अपने पास आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो वो हो जाएगा 310, है ना। इसको केल्विन में लेना होता है, -300/310 इंटू 300, ठीक। तो EA की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 310 इंटू 300/10 Ln 2 इंटू अपने पास क्या आ रहा है, R, राइट। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 × 9, सॉरी 3 × 3 और 3 × 9, राइट। तो 9300 R Ln 2 ये अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है 2A + 3B = 2C, है ना, और पूछा है क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द अबव रिएक्शन इज, मतलब रेट, आपको रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालनी, कुल मिला के ऑर्डर निकालना A का B का, ठीक है ना, और आपको इनिशियल रेट्स दे रखी है। भाई मेरा है ना सिंपल सा यहाँ पर मेथड होता है, क्या, अपने पास रिएक्टेंट देख लीजिए, उसकी कंसंट्रेशन आपने कितने टाइम्स करी, जितने टाइम्स कंसंट्रेशन अपन ने करी अगर रेट उतने टाइम्स हो रही है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज करी लेकिन रेट अपने पास चेंज नहीं हुई तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। या फिर जितने टाइम्स कंसंट्रेशन कर रहे हो रेट को उसी की टर्म में लिख दो, तो भैया अपने पास जो रेट की पावर आएगी वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। तो पहला एंड दूसरे से अगर अपन बात करेंगे, बी की कंसंट्रेशन सेम है, ए की कंसंट्रेशन कितनी कर दी अपन ने, 2 गुना कर दी, है ना। तो अपने पास रेट क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर रेट सेम आई है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए विल बी व्हाट, 0, क्योंकि भैया अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड में अगर अपन बात करेंगे तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रेट कंसंट्रेशन बी की डबल कर रहे हो, बट आपके पास ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन सेम है, तो आपके पास रेट कितनी हो रही है, रेट आपके पास हो रही है 1 पॉइंट, इसको अपन क्या करें, इसको अपन 10⁻⁴ की टर्म में लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। 10⁻⁴ अपने पास सेम आ जाएगा 12.8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻4, ये लिख सकते हैं। तो अगर अपन काटेंगे यहाँ पर तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तो अपने पास कट गया, अपने पास ये कितना आ गया, 4, आपने यहाँ पर रेट आ गया 4 टाइम्स। अब कंसंट्रेशन आपने जो बी की करी थी वो कितनी करी थी, कंसंट्रेशन बी की आपने करी थी 2 गुना, तो रेट को भी किसके टर्म में लिखेंगे, उसकी टर्म में लिखेंगे, तो 2⁻⁴ क्या लिखोगे, 4 को 2। तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे ये वैल्यू जो आई है ये क्या है हमारे पास, ऑर्डर, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी इज व्हाट, 2। तो A0 और B2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज से, UT5 से, राइट। इसी तरह आप बने रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।